हैं तो कई सारे मैनेजमेंट से चर्चाएं चल रही हैं और इसी कड़ी में आज रूट मोबाइल का मैनेजमेंट हमारे साथ है। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आपको कुछ जानकारी दे दूं। दूसरी तिमाही में रूट मोबाइल की जो आय है उसमें करीब 10% की ग्रोथ रही है और मुनाफे में 52% से ज़्यादा का करीब का उछाल हमें देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन पर प्रेशर ज़रूर नजर आया है। नतीजों, ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर और इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर गौतम बडालिया साहब जुड़े हैं। गौतम, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में शामिल करते हुए। काफ़ी खुशी हो रही है और जैसा मैं बता रहा था कि आय और मुनाफे के फ्रंट पे जो है वो काफ़ी बेहतर फिगर्स नज़र आए हैं और क्लाउड कम्युनिकेशंस की दिशा में और उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है आपका। हमें बताइए सबसे पहले कि जो अब चूंकि भविष्य की ओर आप देख रहे हैं और FY25 को लेकर जो टॉप लाइन की ग्रोथ का गाइडेंस आया है वो 22% तक, 18 से 22% तक की ग्रोथ का अनुमान आप लोगों ने दिया है। ज़रा बताइए कि ये हासिल कैसे होगा और ये किस तरह से आप इतने ऑप्टिमिज्म के साथ इसे देख रहे हैं? First of all, good afternoon. And सो आई थिंक H1 का रिजल्ट हमारा काफी हद तक हमने इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया। Q2 में थोड़ा और बेटर हो सकता था। 7 दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आई थिंक ग्लिच था जो हमारे कंट्रोल के बाहर था। सो फ्रॉम अ ओवरऑल ईयर स्टैंड पॉइंट H1 टिपिकली हमारा 45-47% ऑफ रेवेन्यू होता है, तो उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट अपने करते हैं तो आई थिंक वी आर इन दैट स्वीट स्पॉट जहाँ पे हम वो अपना रेवेन्यू गाइडेंस डेफिनेटली मीट कर पाएंगे। और जो पहले 20 दिन की जिस तरह से वॉल्यूम पिकअप हुई है, और ये क्वार्टर हमारा बेस्ट क्वार्टर होता है क्योंकि दिस इज द फेस्टिव सीजन, सो जहाँ पे ट्रांजैक्शन थ्रूपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस समय जो 20 दिनों की आई थिंक जो रन रेट आई है उसके बेसिस पर हम रीजनेबली कॉन्फिडेंट है कि वी विल बी एबल टू काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द 18 to 22% रेवेन्यू गाइडेंस जो हमने दिया है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ऑन टॉप ऑफ दैट हम आई थिंक नाउ बड़े बड़े डील विन की मोमेंटम भी आई थिंक चालू हो गई। बीच में आई थिंक एक लल पीरियड था जहाँ पे थोड़ी बहुत हेडविंड्स थी। अब वो धीरे धीरे आई थिंक दैट्स नाउ कन्वर्टिंग इनटू लार्ज डील विंस। अभी हमने एक लार्ज एक ई कॉमर्स प्लेयर का आई थिंक डील वी साइंड लास्ट क्वार्टर, जो यूरोप के अबाउट 10+ कंट्रीज में हम टर्मिनेट करेंगे। सो आई थिंक काफी अच्छा एक रनवे बन रहा है फॉर 26 एज वेल। एक बड़े ग्लोबल RFP पे भी हम एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाता है तो दैट विल ऑल्सो एक एडिशनल लेग ऑफ ग्रोथ आई थिंक दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड टू। एक और सवाल, आपने रेवेन्यू गाइडेंस की तो बात की, लेकिन अब मेरा एक सवाल होगा कि इस क्वार्टर में आप कैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी को आप ब्रेक डाउन करके बताया। दूसरा सवाल, आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कंपटीशन दिख रहे हैं और प्राइस डायनेमिक्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे में अब मार्जिन को लेकर आपका क्या गाइडेंस है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी ब्रेक डाउन करके बताएं सर। नो, सो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर ही हमने 13%, करीब करीब 13% के आसपास की एबिटा मार्जिन गाइडेंस दिया था। और H2 में जिस तरह से अगर रेवेन्यू हमारा रैंप अप होता है तो हमारा लार्ज पार्ट ऑफ कॉस्ट जो ओपेक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। सो अगर वो रैंप अप प्ले आउट होता है सो वो नेचुरली थ्रू ऑपरेटिंग लेवरेज विल फ्लो इनटू एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन। सो फॉर द फुल ईयर आई थिंक हम वो 13% के आसपास आई थिंक रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन। और उसके नीचे आई थिंक हमारा सिर्फ टैक्स रेट थोड़ा सा आई थिंक बढ़ चुका है बिकॉज मिडल ईस्ट में टैक्स आ गया, और यूके में हमारा काफी बड़ा एक आई थिंक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का कंसंट्रेशन हो गया, और फॉरेक्स गेन की वजह से भी आई थिंक यूके में अभी 25% टैक्स रेट है, तो हमारा एवरेज टैक्स रेट अब बढ़कर 22-23% हो गया है। बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आई थिंक दिस क्वार्टर वाज रियली गुड। सो ओवरऑल आई थिंक 13% EBITDA मार्जिन के आसपास आई थिंक वी विल बी काइंड ऑफ लुकिंग एट काइंड ऑफ डूइंग दिस फॉर दिस फुल ईयर। और उसमें सिग्निफिकेंट एक जो प्ले आउट हुआ आई थिंक इन द लास्ट H1 इन H1 FY25 was the cash conversion. So EBITDA to cash conversion हमारा बहुत strong रहा। So हमने almost 208 करोड़ 78% conversion किया from EBITDA to cash, operating cash. So I think for the full year हमने guidance दिया था 50 to 75%. And we again I mean reassure I think we will be able to meet that guidance even on the cash conversion front.
ठीक है। ज़रा एम्प्लॉय कॉस्ट पर आते हैं ख़ास तौर पे गौतम। ज़रा बताइए कि इस पर क्या नज़रिया है और आगे के लिए आखिर क्या स्थितियां बन रही हैं? सो एम्प्लॉय कॉस्ट इस साल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक बढ़ गया था उसमें, क्योंकि आई थिंक ये जो पूरा एक प्रॉक्सिमस के साथ इंटीग्रेशन वगैरह था, तो एक शॉर्ट टर्म एक इंसेंटिव आई थिंक एम्प्लॉयज को डोल आउट हुआ था, तो उसकी वजह से आई थिंक एम्प्लॉय कॉस्ट आई थिंक इंक्रीज्ड लिटिल मोर देन आई थिंक जो हमने बजट किया था, बट दैट वाज लार्जली टू इंसेंटिवाइज एंड मोटिवेट द टीम। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो हिस्टोरिकल हमारी इन्फ्लेशनरी प्लस प्लस जो वेज हाइक रहती है, वो आई थिंक विल कंटिन्यू विद दैट, एंड नाउ आई थिंक व्हाट हैज आल्सो हैपेंड इज बिकॉज ऑफ द डील विद प्रॉक्सिमस ग्रुप, अब हमारे पास ग्लोबली काफी बड़ी एक एमिनिशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स फोक्स, एंड आई थिंक मार्केट रीच हमारी बहुत बड़ी एक्सपैंड हो गई है। सो इनडायरेक्टली थ्रू द प्रॉक्सिमस ग्रुप की जो रीच है, वी विल ट्राई एंड ऑल्सो लिवरेज दैट टू आवर एडवांटेज। हमारा जो न्यू प्रोडक्ट्स का जो हमारा ओके प्लेटफॉर्म है, वो ऑलरेडी हम लाइसेंस बेसिस पर प्रॉक्सिमस की टीम मतलब टेलीसाइन बिक्स वो लोग भी ओके हमारे रिस्पेक्टिव मार्केट्स में उसको दे आर ऑफरिंग इट टू ओके एंटरप्राइज। ओके गौतम जी, एक और सवाल होगा। जिस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अभी ग्लोबली चल रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन का असर हो या फिर आप जिस तरह के ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उससे क्या क्लाइंट डिमांड पर कुछ असर हो रहा है, और जिस तरह के रिस्क है उसको आप लोग कैसे हेज कर रहे हैं? So, you're right. I think with on the enterprise side, most enterprises आज के दिन पर cost optimization कर रही है, तो I think जो critical communication है सिर्फ उसी पे spend ज्यादा हो रहा है। जो नॉन क्रिटिकल कम्युनिकेशन है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन, वो अभी भी आई डोंट थिंक वो फुल स्टीम पर अभी भी वापस आया है। सो वो आई थिंक वी विल वेट फॉर सम ऑफ दैट टू आल्सो कम बैक। उससे आई थिंक सीपैस ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, जो आज थोड़ा सा म्यूटेड है। और आई थिंक द रिस्क, अदर रिस्क आई थिंक दैट जो हमें फोर्सी हो रहा है इज the risk around some of the currencies that we also operate. So because we are a truly global company, तो काफी सारी geographies में fragile currencies की वजह से थोड़ा सा आई थिंक जैसे हमें नायरा का इम्पैक्ट आया नाइजीरिया में, जहाँ पे वो सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन हुआ, तो लाइकवाइज आई थिंक वो एक रिस्क थोड़ा सा रह जाता है जहाँ फ्रजाइल करेंसीज का है, बट 70-75% ऑफ आवर बिजनेस इज ओरिएंटेड अराउंड यूएस डॉलर्स एंड यूरो, सो हेंस द रिस्क इज ओनली वेरी मिनिस्क्यूल फ्रॉम अ फ्रजाइल करेंसी स्टैंड पॉइंट। ओके, शुक्रिया गौतम जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह के परफॉर्मेंस रहे हैं और आगे को लेकर क्या गाइडेंस है। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो 18 से 20% आय ग्रोथ की उम्मीदें आप लोगों ने लगा रखी है, ईबिटा मार्जिन जो 13% के लक्ष्य आपने दिए हैं वो हासिल कर पाए, और ये मोमेंटम जो इंप्रेसिव ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में और आय में दिख रही है वो आगे भी दिखे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अमित जी, आप बताइए, आपने सुना मैनेजमेंट को, आप बताइए चार्ट देखकर रूट मोबाइल का कैसा दिख रहा है, यहाँ से किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करें, निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है इस भाव पर? थोड़ा बहुत हम देखिए यहाँ से चार्ट पे तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत यहाँ से डाउनफॉल में हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड में यहाँ से 1400 से 1420 के आसपास के रेंज में मिल सकते हैं। वो रेट पे मैं कहूँगा अच्छी खासी बाइंग रेट बन सकती है, क्योंकि रिस्क और भी फेवरेबल जोन बनते हुए देखने मिल रहे हैं। करंट व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है काउंटर तीनों जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस है 50, 100, 200 तीनों के नीचे प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं। और आज के दिन में भी हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत अपसाइड के लेवल से प्रेशर बनते हुए देखने मिल रहा है। स्टेबिलिटी इतनी खास बनती हुई देखने नहीं मिल रही है। मैं कहूंगा डाउन साइड में एक बार काउंटर 14 से 1440 के बीच में आता है, वो रेट पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। यह है नजरिया रूट मोबाइल पर आता हुआ अमित जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। एक